नमस्कार दोस्तों, इस एनसीईआरटी सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं क्लास 10th विषय भूगोल ज्योग्राफी का अध्याय 1 जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग किन किन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं तो सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक्स हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा परिचय यानी इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को देखेंगे। दूसरा जो टॉपिक्स रहेगा हमारा वो रहेगा संसाधनों का वर्गीकरण। और तीसरा संसाधनों के प्रकार। संसाधनों के प्रकार के अंदर हम लोग अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव आदि संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। चौथा जो टॉपिक्स हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा प्राकृतिक संसाधन। और प्राकृतिक संसाधन के अंदर हम लोग दो महत्वपूर्ण संसाधन के बारे में पढ़ेंगे जो हमारा है भू संसाधन और मृदा संसाधन। पांचवा जो टॉपिक्स हमारा रहेगा वो संसाधन नियोजन। और छठा और आखिरी टॉपिक्स जो हमारा रहेगा वो संसाधनों का संरक्षण। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक्स हमारा है वो हमारा परिचय यानी इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि ये जो भूगोल विषय है इसमें हम लोग किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे या अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं। तो भूगोल विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी और इस पर रहने वाले मनुष्यों तथा प्राकृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि भूगोल में हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी यानी कि अर्थ जो है और इस पर जो मनुष्य रहता है यानी कि हम लोग जो रहते हैं और इस पर जो प्राकृतिक पर्यावरण है यानी कि पेड़ पौधा है, इन तीनों के बीच क्या रिश्ता है, इन्हीं रिश्तों के बारे में हम लोग भूगोल में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं यानी कि पढ़ते हैं। जैसे इस चित्र पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ आप ये पृथ्वी को देख रहे हैं और पृथ्वी के ऊपर ही हमारा पर्यावरण है और यहाँ घर है यानी कि जिसमें हम लोग रहते हैं। तो इन तीनों के बीच क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, इन्हीं रिश्तों के बारे में हम लोग भूगोल में पढ़ते हैं। अब अगला जो पॉइंट्स है हमारा वो है भूगोल का पिता जो है वो हिकेटियस को कहा जाता है। यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि वो हिकेटियस को कहा जाता है। ये एक प्रसिद्ध यूनानी वैज्ञानिक थे। संसाधन यानी कि अगला जो कीवर्ड्स है वो हमारा संसाधन यानी कि रिसोर्स है। तो देखते हैं कि संसाधन क्या है। तो हमारे चारों ओर उपलब्ध सभी प्रकार की वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे एवं हमारे कामों को आसान बनाए उसे संसाधन कहते हैं। यानी कि आप पृथ्वी यानी कि जहां आप रहते हैं, आपके आसपास जो भी चीज़ें मौजूद है, जो भी वस्तु मौजूद है, यदि वो आपकी आवश्यकताओं यानी कि ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, यदि आपके कामों को वो आसान बना रहा है, तो आप समझिएगा कि वो क्या है, संसाधन है। जैसे कि मोबाइल, साइकिल, हवा, पानी आदि, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या है, संसाधन है। जैसे इसको ऐसे समझिए जो है वो क्या है, संसाधन है। जैसे इसको ऐसे समझिए कि आप स्कूल जाते होंगे, तो स्कूल जाने के लिए आप किन वस्तु का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। तो साइकिल आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है क्योंकि आप साइकिल की सहायता से स्कूल जा रहे हैं और ये आपके कामों को भी आसान बना रहा है, आपकी समय को बचत कर रहा है। आप यदि पैदल जाते स्कूल तो आपको ज़्यादा समय लगता, आप ज़्यादा थकते। तो आपके ये काम को क्या कर रहा है, साइकिल आसान बना रहा है। तो ये साइकिल जो है आपको, आपका क्या हुआ, संसाधन हुआ। उसी तरह से मोबाइल, जैसे आप अभी इस वीडियो को जो देख रहे हैं तो मोबाइल के माध्यम से देख रहे हैं, तो मोबाइल आपकी आवश्यकता को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। आपकी ज़रूरत है, आपकी जो नीड है उसको पूरा कर रहा है और आपके काम को भी ये आसान बना रहा है। तो मोबाइल एक प्रकार का क्या हो जाएगा, संसाधन। तो आपके बोर्ड एग्जाम में यदि पूछे कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन से आप क्या समझते हैं या संसाधन की परिभाषा दें, तो इन सभी चीज़ों को आपको लिख देना है। अब नोट में हमने यहाँ लिखा है कि जिम्मरमैन का कथन है, यानी कि जिम्मरमैन जो हैं ये एक प्रसिद्ध भूगोलविद हैं। इनका कहना है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि इनका मानना है कि आपके आसपास जो भी चीज़ है, जो भी वस्तु है, यदि आप जब तक
उस वस्तु का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए नहीं करते हैं, तब तक वो संसाधन नहीं कहलाएगा। तो जिम्मरमैन का ये कथन है, कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किसका कथन है, संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जिम्मरमैन का कथन है। अब अगले पेज पे हम लोग अगले टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है संसाधनों का वर्गीकरण, यानी कि रिसोर्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो देखते हैं कि संसाधनों का वर्गीकरण जो है किस प्रकार से किया गया है। तो संसाधनों का वर्गीकरण जो है वो दो तरीके से किया गया है। एक हमारा है भौगोलिक वर्गीकरण और एक है स्टैंडर्ड वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम लोग भौगोलिक वर्गीकरण को देखते हैं। तो इसमें पहला जो होगा वो हमारा होगा उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि ये पैदा कहाँ से होता है या ये कहाँ से प्राप्त होता है। इसमें जो संसाधन आएंगे वे हमारा आएगा जैव और अजैव संसाधन। फिर दूसरा है समाव्याप्तता के आधार पर, यानी कि खत्म, यानी कि इसका क्या लिमिट है, इस प्रकार के संसाधन में क्या लिमिटेशन क्या है, कौन से संसाधन जो है वो समाप्त हो सकते हैं या कौन से संसाधन समाप्त नहीं हो सकते। इसमें हमारा आएगा नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य संसाधन। फिर तीसरा है हमारा स्वामित्व के आधार पर, यानी कि स्वामित्व का मतलब होता है मालिकपन, यानी कि इस प्रकार के संसाधन में जो आएंगे उसका मालिक कौन होगा। और इसमें जो संसाधन आएंगे वो आएंगे व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। चौथा है हमारा विकास के स्तर के आधार पर, यानी कि इन संसाधनों का विकास कितना हुआ है और इसमें संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोश संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो अब आपको लगेगा कि आखिर इसमें क्वेश्चन जो है वो कैसे पूछा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे मान लिया यहाँ उत्पत्ति के आधार पर दिया गया है, तो आपसे पूछा जाएगा कि उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से संसाधन आते हैं। तो ये आएंगे जैव और अजैव। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसमें कौन सा संसाधन आ रहा है। अब जो स्टैंडर्ड वर्गीकरण है, वैसे तो इसके बारे में हम लोग अगले पेज पे विस्तार से अध्ययन करेंगे। यहाँ हम थोड़ा सा देख लेंगे कि किस प्रकार से जो है संसाधनों का दूसरा जो है वर्गीकरण किया गया है। तो इसमें संसाधन एक आएंगे प्राकृतिक और दूसरा आएगा मानवीय। प्राकृतिक में हमारा आएगा नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य। नवीकरणीय योग्य में हमारा सतत अथवा प्रवाह जैसे पवन जल इसमें आएगा, और जैव में हमारा प्राकृतिक वनस्पति जिसमें वन और वन्य जीव आएगा। और नवीकरणीय में हमारा पुनःचक्रीय जैसे धातु, और दूसरा अचक्रीय जैसे जीवाश्म ईंधन। और मानवीय संसाधन में हमारा संरचनाएं एवं संस्थाएं और मात्रा एवं गुणवत्ता। तो अब हमारा है संसाधनों के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। तो संसाधनों के प्रकार में सबसे पहले हम लोग उत्पत्ति के आधार पे देखेंगे। उत्पत्ति यानी कि कहाँ से यानी कि उत्पन्न होने के आधार पे, यानी कि ये एक आता कहाँ से है। तो इसमें हम लोग दो संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, पहला जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। तो सबसे पहले हम लोग जैव संसाधन को देखते हैं। तो जिन संसाधनों का निर्माण सजीव वस्तुओं से होता है उसे जैव संसाधन कहते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इसमें वैसे संसाधन आएंगे जिसका निर्माण यानी कि जो बनता जो है वो सजीव वस्तुओं से बना हुआ हो। सजीव यानी कि जिसमें जीवन हो, जिसमें जान हो, जो सांस लेता हो, ऐसे चीज़ों से जो बना होता है उसे हम लोग जैव संसाधन यानी कि लिविंग रिसोर्स कहते हैं। जैसे हमारा पौधा जैव संसाधन के अंतर्गत आएगा, जंतु, मनुष्य, ये सभी जो हैं ये जैव संसाधन के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि ये सजीव वस्तुओं से बने हैं। ये भी सजीव वस्तुओं से बने हैं और ये भी सजीव वस्तुओं से बने हैं, क्योंकि इन सबों में क्या है, जान है, जीवन है, ये सांस लेते हैं। तो इसलिए इसको किस में रखेंगे, जैव संसाधन में रखेंगे। दूसरा है हमारा अजैव संसाधन, यानी जिन संसाधनों का निर्माण निर्जीव वस्तुओं से होता है उसे अजैव संसाधन कहते हैं, यानी कि नॉन लिविंग रिसोर्स कहते हैं। जैसे हमारा मृदा, यहाँ है मृदा, चट्टान, धातु यानी कि ये धातु, मृदा यानी कि सॉइल, चट्टान यानी कि रॉक,
यानी कि धातु, मेटल, ये सारे क्या हैं? अजैव संसाधन हैं। यानी कि इनका जो निर्माण हुआ है, ये जो बना है, ये निर्जीव वस्तुओं से बना हुआ है। निर्जीव वस्तुओं का मतलब हुआ कि जिसमें किसी प्रकार का जीवन नहीं हो, जान नहीं हो, जो सांस नहीं लेता हो, इस प्रकार के वस्तु को हम लोग निर्जीव वस्तु कहते हैं। तो अगले पेज पे हम लोग और बचे हुए संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। अगला है हमारा समाप्यता के आधार पर, यानी कि समाप्ति के आधार पर कि कौन सा संसाधन खत्म हो सकता है और कौन सा संसाधन खत्म नहीं हो सकता है। इसमें हम लोग नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नवीकरणीय संसाधन को देखते हैं, यानी वैसा संसाधन जिसे आसानी से नवीकृत यानी पुनः बनाया जाना अथवा पुनः पूर्ति किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि नवीकरणीय संसाधन हम लोग वैसे संसाधन को कहेंगे जिसे हम लोग नवीकृत कर सकते हैं, यानी कि फिर से बना सकते हैं, पुनः पूर्ति कर सकते हैं, यानी कि फिर से उसको उपलब्ध कर सकते हैं। वैसे संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। इसमें हमारा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, वन आदि संसाधन जो है आएंगे। जैसे मान लिया जाए ये सौर ऊर्जा है हमारा, तो हम लोग क्या करते हैं कि दिन में धूप में रख करके ऊर्जा जो है सूर्य के प्रकाश से हम लोग स्टोर करते हैं, और रात में उसी ऊर्जा का इस्तेमाल हम लोग टीवी, बिजली, अलग अलग तरीके से हम जो है इस्तेमाल करते हैं। और फिर सुबह में हम लोग फिर से जो है कि धूप में रख के फिर जो है कि ऊर्जा को हम लोग पुनः प्राप्त करते हैं, यानी कि फिर से प्राप्त कर लेते हैं। तो इसलिए सौर ऊर्जा जो होगा हमारा वो नवीकरणीय संसाधन होगा। और पवन ऊर्जा से भी जो है बिजली बनाया जाता है, तो पवन ऊर्जा जो भी है नवीकरणीय संसाधन है। अगला हमारा है अनवीकरणीय संसाधन, यानी वैसे संसाधन जिनका भंडार सीमित हो, जिनको नवीकृत नहीं किया जा सकता हो, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी जो हैं ये अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो भंडार है वो सीमित है, यानी कि ये जो पृथ्वी के अंदर है वो सीमित मात्रा में है, और ना ही इसको हम फिर से बना सकते हैं। इसलिए ये कौन सा संसाधन होगा? अनवीकरणीय संसाधन। अब आप लोगों को नोट में एक चीज़ ध्यान रखना है कि खनिज और जीवाश्म ईंधन का भी भंडार जो है वो सीमित है, और इसे भी हम लोग फिर से नहीं बना सकते हैं। इसलिए ये कौन सा संसाधन होगा? और नवीकरणीय संसाधन होगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है कि खनिज और जीवाश्म ईंधन जो है वो कौन सा संसाधन होगा? तो अनवीकरणीय संसाधन होगा। यानी कि इन दोनों संसाधन में आपको ये ध्यान रखना है कि नवीकरणीय जिसको हम फिर से बना सकते हैं, और अनवीकरणीय जिसे हम फिर से नहीं बना सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रख। तो अब हम लोग स्वामित्व के आधार पे देखेंगे। स्वामित्व का मतलब होता है मालिकपन। तो इसमें हम लोग व्यक्तिगत संसाधन को देखेंगे, सामुदायिक संसाधन को देखेंगे, राष्ट्रीय संसाधन यानी कि नेशनल रिसोर्स, और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन यानी कि इंटरनेशनल रिसोर्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है। तो वैसा संसाधन जो व्यक्तियों की निजी यानी कि पर्सनल स्वामित्व में हो, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि घर, यानी कि इस संसाधन में किसी खास व्यक्ति जो हैं वो संसाधन के क्या होते हैं? मालिक होते हैं। तो वैसे संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे? व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। दूसरा है हमारा सामुदायिक संसाधन। ये संसाधन गांव या शहर के समुदाय अर्थात सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध होते हैं, जैसे कि शमशान। यानी कि सामुदायिक संसाधन में किसी खास गांव या शहर के सभी समुदाय के लोग इसके मालिक होते हैं, यानी कि सबों का हक होता है इस पे, ऐसे संसाधनों पे। तो ऐसे संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे? सामुदायिक संसाधन कहेंगे। जैसे कि शमशान भूमि होता है, यहाँ मरे हुए लोगों को क्या किया जाता है? जलाया जाता है। अब हमारा है राष्ट्रीय संसाधन यानी कि इंटरनेशनल रिसोर्स। तो वैसे संसाधन जो राष्ट्र की संपदा हो, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। यानी कि राष्ट्रीय संसाधन में जो संसाधनों पे हक होता है वो राष्ट्र का होता है, यानी कि किसी खास देश का होता है, जैसे कि सड़क, नदियाँ। तो इस प्रकार के जो संसाधन होंगे वो राष्ट्रीय संसाधन होंगे। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन इंटरनेशनल रिसोर्स।
तो ऐसे संसाधनों का नियंत्रण और मालिक अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती है, जैसे कि समुद्री क्षेत्र। यानी कि हमारे पृथ्वी पे जो समुद्री क्षेत्र है, समुद्री एरिया जो है, वो जो है उस पे जो हक होता है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था का होता है। तो इस प्रकार के संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जो है वो कहलाते हैं। अब नोट में हमने यहाँ दिया है कि किसी देश की तटरेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र कितने तटरेखा से दूरी तक का क्षेत्र को माना जाता है, तो वो 200 किलोमीटर दिया गया है कि किसी देश की तटरेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र जो होता है वो अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। तो ये अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग इसको समझते हैं। तो आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए कि ये अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या होता है। जैसे कि मान लेते हैं, जैसे ये अपना भारत देश है और ये जो आप नीले नीले कलर का देख रहे हैं ये क्या है, समुद्र है। तो समुद्र के किनारे का जो ये वाला हिस्सा है इसको तटीय क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तटीय क्षेत्र। यानी कि यहाँ से यदि हम लोग समुद्र में प्रवेश करते हैं, समुद्र में जाते हैं, तो 200 किलोमीटर तक की दूरी तक का जो समुद्री क्षेत्र होगा उसका जो मालिक होगा, उस पर जो हक होगा वो किसका होगा, भारत का होगा। और इसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र जो होता है वो समुद्र में कितने तटरेखा की दूरी तक का क्षेत्र होता है, तो वो 200 किलोमीटर दूरी तक का जो क्षेत्र होता है वो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ें पूछ ली जाती है। अब हम लोग विकास के आधार पर संसाधनों को देखेंगे कि किन संसाधनों का कितना विकास हुआ है। तो इसमें हम लोग संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित कोष संसाधन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग संभावी संसाधन को देखते हैं कि आखिर संभावी संसाधन क्या होता है। तो वैसा संसाधन जो मौजूद तो है परंतु उनके उपयोग की तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी का सही विकास नहीं होने के कारण उनका उपयोग नहीं किया गया है, ऐसे संसाधन संभावी संसाधन कहलाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि संभावी संसाधन में वैसे संसाधन आएंगे जो संसाधन मौजूद है लेकिन उनका उपयोग करने के लिए हमारे पास तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी नहीं है। इन वजहों से उन संसाधन का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। तो ऐसे संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे, संभावी संसाधन कहेंगे। जैसे राजस्थान तथा गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा की बहुत ज़्यादा संभावना है। आप इस मानचित्र पे ध्यान दीजिए, ये जो आप देख रहे हैं ये राजस्थान है और जस्ट इसका पड़ोसी राज्य जो है वो गुजरात है। यानी इन दोनों राज्यों में पवन और सौर ऊर्जा की बहुत ज़्यादा संभावना है लेकिन इनके पास कोई भी तकनीक नहीं है, कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रौद्योगिकी नहीं है। इन वजहों से अभी तक इन दोनों संसाधनों का उपयोग यहाँ नहीं हुआ है। तो ऐसे संसाधन क्या कहलाएंगे, संभावी संसाधन कहेंगे। ऐसे संसाधन क्या कहलाएंगे, संभावी संसाधन कहलाएंगे। आप लोगों को पता भी होगा कि किसी भी वस्तु को यदि हमको संसाधन में कन्वर्ट करना हो तो हमारे पास कोई ना कोई तकनीक, टेक्नोलॉजी होना ही चाहिए। तो टेक्नोलॉजी या तकनीक जो है संसाधन, किसी भी वस्तु को संसाधन बनाने में अहम जो है भूमिका जो है वो अदा करता है। अब हम लोग विकसित संसाधन को देखेंगे, यानी वैसा संसाधन जिनके उपयोग के लिए तकनीक उपलब्ध है यानी कि टेक्नोलॉजी मेरे पास है तथा उनके उपयोग के लिए सर्वेक्षण यानी कि सर्वे किया जा चुका है एवं मात्रा भी निर्धारित की जा चुकी है। मात्रा यानी कि उन संसाधन का कितना उपयोग किया जाएगा। ऐसे संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे, विकसित संसाधन कहते हैं। यानी कि ऐसे संसाधन क्या कहलाएंगे, विकसित संसाधन कहलाएंगे। यानी कि इनमें वे संसाधन आएंगे जो संसाधन मौजूद भी है, हमारे पास तकनीक है यानी कि टेक्नोलॉजी भी है
और उसका सर्वेक्षण भी किया जा चुका है, यानी कि सर्वे भी किया जा चुका है। और ये भी तय किया जा चुका है कि मात्रा यानी कि उनका जो है इस्तेमाल कितना किया जाए, ये भी निर्धारित किया जा चुका है। तो ऐसे संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे? विकसित संसाधन कहते हैं। अब है हमारा भंडार संसाधन। तो भंडार संसाधन क्या होता है? तो पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, लेकिन प्रौद्योगिकी के अभाव के कारण हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे? भंडार संसाधन कहेंगे। यानी कि भंडार संसाधन के अंतर्गत वैसे संसाधन आएंगे जो पर्यावरण में उपलब्ध हैं, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा भी कर सकते हैं, लेकिन प्रौद्योगिकी नहीं होने के कारण, यानी कि तकनीक, सही तकनीक के नहीं होने के कहेंगे भंडार संसाधन कहेंगे। जैसे वायुमंडल में हाइड्रोजन गैस उपलब्ध है, जो कि ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत हो सकता है। यानी हमारे वातावरण में जो है हाइड्रोजन गैस उपलब्ध है, जो कि एक ऊर्जा का अच्छा स्रोत है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है? प्रौद्योगिकी नहीं है, तकनीक नहीं है कि उस हाइड्रोजन गैस का हम लोग ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल कर सके। तो इस वजह से अभी तक इसका हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं, और ये एक तरह से हमारे वातावरण में क्या है? मौजूद है। तो ऐसे संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे? भंडार संसाधन कहेंगे। अगला है हमारा संचित कोष संसाधन, यानी वैसा संसाधन जिनके उपयोग के लिए तकनीक उपलब्ध है, लेकिन उनका उपयोग अभी आरंभ नहीं किया गया है तथा वे भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रखे गए हैं, संचित कोष संसाधन कहलाते हैं। यानी कि संचित कोष संसाधन में क्या है कि हमारे पास संसाधन भी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? उसका इस्तेमाल अभी नहीं कर रहे हैं, उसको सुरक्षित रखे हैं कि उसका इस्तेमाल जो है भविष्य में किया जाएगा। जैसे कि भारत के कई बड़ी नदियों में अपार जल का भंडार है, परंतु उन सभी से विद्युत का उत्पादन अभी आरंभ नहीं किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे भारत में बहुत सी बड़ी नदियां हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है? जल है, यानी कि पानी है। और इस पानी से हम लोग क्या कर सकते हैं? बिजली बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बिजली बना सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने अभी क्या किया है कि उन नदियों से बिजली बनाना जो है वो शुरू नहीं किया है। उसको हम लोगों ने क्या किया? अभी रखा है कि भविष्य में जो है उससे जो है बिजली बनाया जाएगा। तो ऐसे संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं? संचित कोष संसाधन।